हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी में मानव में प्रजनन की बात कर रहे थे, जिसमें इसके पहले वाली क्लास में हम लोग नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बंध्यकरण या नसबंदी क्या होता है। बंध्यकरण या नसबंदी एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है, वैसेक्टोमी क्या है, ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो इसी बात को आज हम लोग समझेंगे। देखिए, एक शब्द होता है आपका वैसेक्टोमी। क्या होता है? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी होता है। तो वैसेक्टोमी है क्या? वैसेक्टोमी एक प्रकार का बंध्यकरण या नसबंदी होता है, जिसमें नर पुरुष जननांग के एक अंग को काटकर सिल दिया जाता है। एक अंग को काटकर सिल दिया जाता है, जिससे स्पर्म आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो वैसेक्टोमी क्या है? सीधा लिख लीजिएगा, पुरुष नसबंदी को ही वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को ही क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। तो पुरुष नसबंदी क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी। अब देखिए, आपको ये क्या है? नर का जनन अंग है, जिसमें ये क्या है? वृषण है। यहाँ पे अतिवृषण होता है, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? ये शुक्रवाहिका होता है, और इसे ही बोला जाता है वास डिफरेंस। क्या बोला जाता है? वास डिफरेंस। तो होता क्या है कि यहीं पर इसको जो वास डिफरेंस होता है, शुक्रवाहिका होता है, इसे काट कर दोनों जगह क्या किया जाता है? सिल दिया जाता है। यहीं पर इसे काट कर क्या किया जाता है? सिल दिया जाता है। जब यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से शुक्राणु या स्पर्म। वृषण से किसका निर्माण होगा? शुक्राणु या स्पर्म का। और इस शुक्राणु जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ये जाएगा आगे, शुक्राणु पेनिस के माध्यम से क्या होता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जब यहाँ पर शुक्रवाहिका को काट कर सिल दिया जाएगा, तो जो स्पर्म या शुक्राणु है वो आगे पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसे ही बोला जाता है वैसेक्टोमी। तो पूछ लेता है, पुरुष बंध्याकरण या पुरुष नसबंदी को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहा जाता है। इसमें पुरुष जनन अंग के किस भाग को काट कर सिल दिया जाता है? तो आप बताएंगे शुक्रवाहिका। क्या बताएंगे? शुक्रवाहिका। और शुक्रवाहिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। और इसी वास से बना है क्या? वैसेक्टोमी। क्या बना है? वास से क्या बना है? वैसेक्टोमी। तो ऐसे याद रखिएगा, पुरुष में जो ये क्या है? ये शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस है, और उसी वास डिफरेंस को जब काट कर सिल दिया जाता है, इस पोर्शन को यहाँ फोल्ड करके सिल देंगे, इसको यहाँ पर फोल्ड करके सिल देंगे, तो क्या होगा? शुक्राणु या स्पर्म आगे गति नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है वैसेक्टोमी। पुरुष नसबंदी क्या है? वैसेक्टोमी। नर जनन अंग के किस भाग को काट कर सिल दिया जाता है? तो शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस को काट कर सिल दिया जाता है। जबकि अन्य जनन अंगों के बारे में आपको पता होगा, वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिका हो गया। ये क्या हो गया? शुक्राशय एक ग्रंथि है, फिर आगे क्या है? ये काउपर ग्रंथि है, और ये क्या है? पेनिस है। पेनिस या शिश्न है। तो आगे देखिए, स्पर्म तो आगे नहीं जा पाएंगे, जबकि जो वीर या सीमेन है, वीर या सीमेन, आपको बताए थे वीर या सीमेन का निर्माण कहाँ होता है? उसका निर्माण शुक्राशय और काउपर ग्रंथि में होता है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। शुक्राशय और प्रोस्टेट, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। आपको बताए थे जो शुक्राशय होता है, सेमाइनल वेसाइकल होता है, वहां से एक द्रव स्रावित होता है, जिसमें फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है, जो स्पर्म को क्या करता है? गति प्रदान करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। यहीं पर एक द्रव बनता है, और उस वीर या द्रव का 60% भाग कहाँ बनता है? ये बनता है शुक्राशय में। वीर या सेमेन का जो द्रव होता है, उसका 60% भाग कहाँ बनता है? शुक्राशय में। जबकि 40% भाग कहाँ बनता है? प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि में। जो इसका सीमेन का 40% भाग होता है, ये कहाँ बनता है? ये बनता है प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि में। इसके पहली वाली क्लासों में इसके बारे में हम लोग बात किए थे।
तो वैसेक्टोमी क्या है? पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। इसमें नर जनन अंग के किस भाग को काट कर सिल दिया जाता है? तो आप बताएंगे शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस। इसी वास से याद रखिएगा क्या? वैसेक्टोमी। अब हम लोग बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी क्या है। ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी क्या है? इसे बोलेंगे महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी क्या है? वैसेक्टोमी। महिला नसबंदी क्या है? ट्यूबेक्टोमी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या था आपका? अंडाशय या ओवरी, और आपको बताए थे कितना अंडाशय होता है? एक जोड़ी। एक अंडाशय इधर है, एक अंडाशय इधर है, इसे क्या बोला जाता है? ओवरी बोला जाता है, ठीक है ना। और आगे जब जाएंगे यहाँ, ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे ही बोला जाता है क्या? अंडवाहिनी नलिका। क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी नलिका। इधर का ये पोर्शन और इधर का ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो अंडाशय से क्या स्रावित होता है? अंडाशय से अंडाणु या ओवम स्रावित होता है। अंडाशय से क्या होता है? अंडाणु या ओवम स्रावित होता है। तो मादा जननांग में किसको काटा जाता है? तो अंडवाहिनी नलिका, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब। और इसका दूसरा नाम भी है डिंब वाहिनी नलिका। क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी नलिका। और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, ठीक है ना। तो जो आपका ये होता है क्या, इसे बोलते हैं यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंडवाहिनी नलिका या ओविडक्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या है? फॉलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर अंडवाहिनी नलिका को यहीं से काट कर सिल दिया जाता है। यहीं से काट के क्या किया जाएगा? दोनों तरफ क्या किया जाएगा? सिल दिया जाएगा। तो यहाँ से जो ओवम या अंडाणु रिलीज होगा वो आगे जा नहीं पाएगा, आगे जा नहीं पाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, जो स्पर्म, जो शुक्राणु या स्पर्म होते हैं वो वेजाइना के माध्यम से होते हुए गर्भाशय के माध्यम से कहाँ तक पहुँचते हैं? अंडवाहिनी नलिका में। तो जब यहाँ पर इसको काट कर सिल दिया जाएगा तो शुक्राणु या स्पर्म अंडवाहिनी नलिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और जब प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसे ही कहा जाता है क्या? नसबंदी। तो पुरुष नसबंदी है वैसेक्टोमी, महिला नसबंदी है ट्यूबेक्टोमी। याद कैसे रखेंगे? इसमें वास्ट डिफरेंस है तो वैसेक्टोमी, और ये क्या है? ट्यूब है। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी नलिका, फॉलोपियन ट्यूब। ट्यूब होती है। महिला में क्या है? ये ट्यूब है। तो याद रखिएगा, ट्यूब से क्या याद रखिएगा? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब से क्या? ट्यूबेक्टोमी। और अंडवाहिनी नलिका को ही डिंब वाहिनी नलिका भी कहा जाता है, क्योंकि जो अंडाणु होता है उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ओवम बोलते हैं, और इसी अंडाणु को डिंब भी कहा जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है डिंब वाहिनी नलिका या ओविडक्ट। डिंब वाहिनी मतलब अंडाणु को ले जाने वाली नलिका को क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी नलिका या ओविडक्ट। अब एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन, निषेचन किसे कहते हैं? आपको बताए थे, एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? नर और मादा युग्मक को बोलते हैं क्या? गैमीट। क्या बोलते हैं? गैमीट के युग्मन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अभी क्या है? नर तथा मादा युग्मक। अगर नर युग्मक की बात की जाए तो नर युग्म क्या होता है? शुक्राणु या स्पर्म। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु या स्पर्म। जबकि जो मादा युग्मक की बात की जाए तो मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु।
अंडाणु या इसे बोलेंगे डिंब या क्या बोलेंगे जी में ओवम। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन या युग्मन होता है, दोनों मिलते हैं, तो उसे बोला जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे यह भी प्रश्न बन जाता है कि महिला की जननांग के किस अंग में फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। तो याद रखिएगा, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन होता है अंडवाहिनी नलिका में, अंडवाहिनी नलिका। और अंडवाहिनी नलिका को और क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है डिंबवाहिनी नलिका। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? डिंब वाहिनी नलिका। अगर अंडवाहिनी नलिका बोलेंगे इसे बोलेंगे क्या? फोलोपियन ट्यूब। और इसे क्या बोलेंगे जी में? ओविडक्ट। तो मादा में फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहाँ होगा? अंडवाहिनी नलिका या ओविडक्ट में होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ से स्पर्म रिलीज हुआ, स्पर्म क्या होगा? स्पर्म रिलीज होगा, वो कहाँ? वेजाइना के माध्यम से इंटर करेगा। ठीक है ना, वेजाइना के माध्यम से इंटर करेगा। होता क्या है, एक महीने एक अंडा से एक ओवरी अंडा का उत्पादन करती है और दूसरे महीने दूसरी ओवरी अंडा का उत्पादन करती है। मान लो यहाँ से अंडा का उत्पादन हो गया है और अंडा यहाँ पहुँच गया है, ओवम यहाँ पहुँच गया है, तो क्या होगा? जो शुक्राणु या स्पर्म है, जो शुक्राणु या स्पर्म है, क्या करेगा? यहीं पर आएगा और ओवम और स्पर्म का क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। तो इसे ही बोला जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो यह निषेचन और फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? अंडवाहिनी नलिका या ओविडक्ट में हो रहा है। ठीक है ना। और निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? तो निषेचन के पश्चात युग्मक या जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मक या जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? अंडवाहिनी नलिका या फोलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी नलिका या ओविडक्ट में। और निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? निषेचन के पश्चात युग्मक या जाइगोट का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर आगे हम कुछ यौन संचारित रोग जान लेते हैं, 2-4 हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं यौन संचारित रोग के बारे में, जिन्हें बोला जाता है एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित रोग होता क्या है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंध के माध्यम से संचारित हो सकते हैं, उन्हें बोला जाता है यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित रोग में 3 रोग हैं आपके। पहला कौन सा है? हर्पीज, दूसरा एड्स, तीसरा हेपेटाइटिस बी। ये तीनों रोग विषाणु या वायरस से फैलते हैं। किससे? विषाणु या वायरस से होने वाले रोग हैं। और जो सुजाग, सुजाग को अंग्रेजी में गोनोरिया भी कहा जाता है, और दूसरा है सिफिलिस। ये दोनों रोग किससे फैलते हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया से। जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलते हैं। बस इनके नाम आपको याद होने चाहिए। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसका लक्षण बताओ, ठीक है ना। वो आगे मेडिकल की पढ़ाई में होता है कि इसका लक्षण क्या है, या बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो जानने की तो आप गूगल से सर्च करके इसके बारे में लक्षण इसका जान सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि यौन संचारित रोग कौन से हैं? आपके 5 दिख रहे हैं, जिसमें हर्पीज, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों वायरस या विषाणु से फैलते हैं। जबकि सुजाक अथवा गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों रोग जीवाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से फैलते हैं, और इन्हें ही बोला जाता है यौन संचारित रोग या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे मासिक धर्म या मासिक चक्र के बारे में बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको समझाने में कम से कम 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए। तो हम लोग अगले दिन या नेक्स्ट क्लास में मासिक चक्र या मासिक धर्म के बारे में बात करेंगे।
तो इसको पढ़कर आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।